चलो, तो ब्रीच चैप्टर में ना पहला टॉपिक है कि ब्रीच का मतलब क्या होता है। वो हमने पहले ही पढ़ लिया, ब्रीच का मतलब क्या होता है, कौन से सेक्शन में बताया गया है। बाकी सब ऑनलाइन स्टूडेंट्स कहाँ है। क्या बच्चे, ब्रीच ऑफ फंड में भी गलत। नेक्स्ट चैप्टर का नेम है ब्रीच। ऑनलाइन किसी और ने ज्वाइन नहीं किया, आईडी तो नहीं गलत से स्टार्ट किया मैंने। सॉरी, जस्ट 1 सेकेंड। चलो, तो हमारे अगले चैप्टर का नाम है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंड इस चैप्टर में सबसे पहले हमने ये समझना है कि ब्रीच का मतलब क्या होता है, जो हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। सेक्शन नंबर 39 हमें उन्होंने बताया कि ब्रीच दो तरह की होती है, एक होती है एक्चुअल ब्रीच, एक होती है एंटीसिपेटेड। एक्चुअल ब्रीच के केस में ऑन द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस पर्सन ने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की, इस केस में हम कॉन्ट्रैक्ट को रेसिंड कर सकते हैं और साथ के साथ ही डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। सेकेंड होती है एंटीसिपेटेड ब्रीच, जिस केस में बिफोर द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस द पर्सन puts himself in a position that he will not be able to perform। वो उसने अपने आपको ऐसी पोजीशन में डाल दिया कि ड्यू डेट पे वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा। ठीक है, इस चीज को हम बोलेंगे एंटीसिपेट। इस केस में हमारे पास ऑप्शन है, हम चाहे तो वेट करें परफॉर्मेंस की डेट का, चाहे साथ के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करें और डैमेज क्लेम करें। अगर हम वेट करते हैं शायद वो एक्चुअल ब्रीच बनेगा, शायद वो परफॉर्मेंस हो जाएगी और शायद इम्पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म। अगर वो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो जाता है उस केस में अग्रीमेंट क्या हो जाएगा, अग्रीमेंट हो जाएगा। अगला टॉपिक, हाँ जी कीर्तम, कैन यू हियर मी। वासु, मन्नत, आप लोगों को मैं प्रॉपर। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ग्रेट। चलो फोकस करेंगे सब लोग यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है अब, व्हाट आर द वेरियस रेमेडीज इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कि जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो सामने वाला पर्सन क्या कर सकता है। मतलब मान लो मैं आपको बोलूं कि मैं तो नहीं कराऊंगी सीए का सिलेबस, मैं ब्रीच कर दूं, तो आप लोग क्या क्या कुछ कर सकते हो, व्हाट कैन यू डू। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपके पास rescind the contract, and claim damage। आप बोलोगे मैम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो एंड हमें डैमेजेस पे कर दो, कि जो हमारा नुकसान हुआ उसके लिए हमें कंपनसेट करो। ठीक है, या फिर आप लोग बोल सकते हो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब आप लोग मुझे कहोगे कि मैम जो प्रॉमिस किया था वही करना पड़ेगा, कि जो इस केस में लॉस है वो मॉनेटरी डैमेजेस से बहुत ज्यादा है, या फिर कोई भी ऐसा रीजन कि हम लोग तो सेटिस्फाइड नहीं है मॉनेटरी डैमेजेस से, कि आपने जो हमें प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस को ही फुलफिल करो। तो बहुत सारे केसेस में लोग स्पेशली ये कहते हैं कि हमें डैमेजेस नहीं लेनी, हमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही दो। जैसे कि आप अपने केस में बहुत अच्छे से इस चीज को रिलेट कर सकते हो। अगर आपको कोई टीचर मिड ऑफ द बैच बोले कि हम नहीं पढ़ाएंगे, आपको डैमेजेस क्लेम करने से नहीं आपका पर्पस सॉल्व होगा। आपका पर्पस कैसे, आपका 6 मंथ से अटेम्प्ट डिले हो रहा है,
तो मॉनेटरी डैमेजेस कैसे कंपनसेट कर लेंगे उस चीज को, अगर आप 6 महीने लेट सीए बनोगे? आपके लिए बेटर क्या होगा कि आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही मिले। अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो मैंने किसी पर्सन से प्रॉमिस किया कि मैं उसका घर खरीदना चाहती हूँ, उसकी प्रॉपर्टी का प्राइस था 1 करोड़, और मैंने बोला मैं आपको 10 लाख रुपीज अभी दे रही हूँ और 3 मंथ्स के बाद मैं आपको बाकी का प्राइस दूंगी और अपने नाम पे रजिस्ट्री करवा दूंगी। विद इन दैट टाइम पीरियड उस प्रॉपर्टी का प्राइस इंक्रीज हो गया 1.5 करोड़। अब अगर मैं एक प्रॉपर्टी डीलर हूँ तो मैंने मेन ही प्रॉपर्टी को परचेज ही क्यों किया था? क्योंकि मुझे लग रहा था कि प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ने वाला है। जब भी कोई पर्सन ट्रेडिंग करता है किसी भी चीज की, उसके माइंड में क्या आता है? उसे लगता है, एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में इसका प्राइस बढ़ेगा, इसलिए उसने उस प्रॉपर्टी को परचेज किया होगा। उसी का बेनिफिट उसने लेना था, इसलिए उसने अपने 10 लाख रुपीज की इन्वेस्टमेंट की। बट सामने वाले पर्सन ने उस एप्रिसिएशन का बेनिफिट ले लिया कि स्पेसिफिक कि वो पर्सन डैमेजेस मांगेगा, मैं डैमेजेस दे दूंगा, मुझे कितना बेनिफिट हो रहा है किसी और को सेल करने से? 1.5 CR। तो इस केस में मैं उसे जाके कह सकती हूँ कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही करो, जो तुमने प्रॉमिस किया है तो मुझे वही करके दो, मुझे डैमेजेस नहीं लेनी है। इसका एक और तरीका भी है, इसी चीज का एक और नाम है इंजंक्शन। ठीक है, इंजंक्शन मतलब का मतलब होता है टू प्रिवेंट द अदर पार्टी फ्रॉम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सामने वाले पर्सन को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने से प्रिवेंट करना, रोकना। अब मुझे पता चला कि जो मिस्टर एक्स है वो घर किसी और को सेल करने जा रहा है। अगर मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं ट्रेडर हूँ, तो मुझे मार्केट में पता चल जाएगा ना कि जो मैंने प्रॉपर्टी खरीदी थी जिसमें कि एप्रिसिएशन हो रही है, मैं डेली उस प्रॉपर्टी का प्राइस चेक करती होंगी अगर मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो मुझे पता चल जाएगा मार्केट में कि इस प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ रहा है। तो मुझे पता चला, मेरे किसी फ्रेंड ने जो कि और डीलर है, बिजनेस फ्रेंड ने बताया, या मैंने न्यूज़पेपर में ऐड देख ली कि ये अपनी प्रॉपर्टी किसी और को सेल कर रहे हैं। तो मुझे पता चल गया दैट देयर इज एंटीसिपेटेड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि लग रहा है कि ये ब्रीच करेगा, ये प्रॉपर्टी किसी और को सेल करेगा। अब मान लो इस पर्सन ने, मिस्टर एक्स ने सूर्यांश के नाम पे रजिस्ट्री करवा दी, उसके बाद तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती। क्योंकि अगर सूर्यांश एक बार ओनर बन गया, उसने गुड फेथ में पैसे दिए, उसके नाम पे रजिस्ट्री हो गई, तो उसको तो कोई क्वेश्चन ही नहीं कर सकता। उस केस में मेरे पास ऑप्शन क्या बचेगा? सिर्फ डैमेजेस लेने का, क्योंकि जब किसी ने रजिस्ट्री करवा दी, सामने वाला पर्सन उसका ओनर बन गया है। इस केस में मैं क्या करूंगी? मैं तहसीलदार के पास जाऊंगी, उसके पास अपना अग्रीमेंट सबमिट करूंगी कि ये देखो मिस्टर एक्स ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे प्रॉपर्टी सेल करेंगे एंड वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अगर वो आपके पास आए, आप इस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री मत करना। तो मैंने लीगली उस पर्सन को प्रिवेंट किया कि तुम ब्रीच मत करो, काइंड ऑफ स्टॉप। समझ आया सबको? वेरी गुड। पक्का सब कुछ क्लियर है? जैसे कि इसका रियल लाइफ एक और एग्जांपल देती हूँ, वैसे तो ये भी बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल ही है। सबने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में सुना होगा। तो यशराज प्रोडक्शंस का ना एक रूल है, यशराज प्रोडक्शन। जी आप तो माइक म्यूट रखो यार, डाउट्स के लिए ही माइक ऑन करो। यशराज प्रोडक्शंस का ना एक रूल है, वो जब भी किसी न्यू कमर को लॉन्च करते हैं उसे बोलते हैं कि तुम 5 साल तक 5 मूवी सिर्फ हमारे साथ करो। अब यशराज इतना बड़ा बैनर है, जब वो किसी को चांस दे रहे हैं कि तुम हमारे बैनर में काम करोगे, अगर वो बड़ा ज्यादा चल गया तो ऑब्वियसली उसका प्राइस एकदम से बढ़ जाएगा। तो वो उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता है कि अगली 5 मूवीज तुम सिर्फ हमारे साथ कर सकते हो और किसी के साथ नहीं कर सकते। उन्होंने बिल्कुल सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट अनुष्का शर्मा के साथ किया जब अनुष्का शर्मा को लॉन्च किया कि अगर तुम्हारी पहली मूवी चल गई, तुम अगली 4 मूवीज किसी और प्रोड्यूसर के साथ साइन नहीं कर सकते, हमारे बैनर के अंदर ही करोगे। सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट ही रणवीर सिंह के साथ किया, सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट ही सुशांत सिंह राजपूत के साथ किया। अब सुशांत सिंह राजपूत की पहली मूवी ठीक ठीक परफॉर्म की, इसलिए उन्होंने उसे काफी देर तक कोई और मूवी नहीं दी। अब सुशांत सिंह राजपूत तो बाइंड है कि वो और किसी के साथ मूवी कर ही नहीं सकता, एंड क्योंकि उसकी मूवी सक्सेसफुल नहीं हुई तो यशराज उसे मूवी दे नहीं रहा है। मीनवाइल कुछ और रीजंस की वजह से उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई, उसने किसी और पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं आपके साथ मूवी साइन करूंगा, एंड यशराज बैनर ने लीगली कोर्ट के थ्रू नोटिस भेजा दूसरे प्रोड्यूसर को भी और उसको भी कि इस मूवी की शूटिंग बंद कर दी। इंजंक्शन, उसे रोक लिया फ्रॉम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। समझ लिया ये आप? ठीक है, आई थिंक कोई डाउट पूछना चाह रहा था, बोला था किसी ने। मैम जैसे कि जो पहले वाला केस था कि लैंड सेल हुई थी, अगर मानो दोनों पार्टीज को बताओ कि ये लैंड पहले ही सेल हो गया और वो ज्यादा प्राइस, अगर गुड फेथ में नहीं हो रहा तब तो फ्रॉड है। सूर्यांश वैलिड ओनर सिर्फ तभी बनता अगर उसने भी गुड फेथ में किया, अगर वो पार्टी टू फ्रॉड है फिर वो भी डैमेजेस देगा।
फिर इसका भी इंटरेस्ट है, लैंडलॉर्ड इसको पता है कि पहले वो भी डैमेजेस देगा। यस, वो पार्टी टू फ्रॉड है, ठीक है। तो अगर कोई भी पर्सन ब्रीच करे, पहला तरीका है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो, डैमेजेस मांगो। सेकंड है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस ही मांगो। थर्ड है इंजंक्शन एंटिसिपेटेड ब्रीच के केस में। फोर्थ है क्वेंटम मेरियम। अगली चीज लिखनी नहीं है क्योंकि अलग सा वर्ड है, सिर्फ समझा मतलब एग्जाम में नहीं लिखनी है, पर ताकि आपको समझ आए इसका मतलब क्या है, तो ये लिखवा दूंगी। क्वांटम का मतलब क्वांटिटी, मेरी MERUIT, MERUIT। क्वांटम का मतलब क्वांटिटी, मेरिट का मतलब मेरिट। कहते प्रोपोर्शनेट बेनिफिट मिले। मान लो किसी पर्सन ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, उसने पूरा काम नहीं किया, बट उसे उतना तो पे करो एज मच एज द पार्टी डिजर्व्स, जितना वो डिजर्व करता है, उतना तो पे करो। लेट्स से मैं आपको सीए की कोचिंग दे दूं एंड कोई इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस की वजह से मैं सिलेबस पूरा नहीं करा, एक तो मैंने ब्रीच की, मैंने अपनी मर्जी से सिर्फ पढ़ाना बंद कर दिया, एक है इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो गया, इस वजह से मैं अपनी परफॉर्मेंस नहीं कर पाई, तो मैं आपको बोलूंगी मैंने 60% सिलेबस करा दिया, 60% फीस तो दो। इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, क्वांटम मेरिट। एज मच एज द पार्टी डिजर्व्स, मेरिट मतलब प्रोपोर्शनेट बेनिफिट, मुझे प्रोपोर्शनेट बेनिफिट तो दो। समझ आया सबको? ये है हमारा फर्स्ट चार्ट। हमारा सेकेंड चार्ट है टाइप्स ऑफ डैमेजेस। डैमेजेस किस किस टाइप के इंपॉर्टेंट है केस स्टडी के पर्सपेक्टिव से। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आपको डैमेजेस कैलकुलेट करके बताने होते हैं। टाइप्स ऑफ डैमेजेस, तो फर्स्ट टाइप ऑफ डैमेजेस है ऑर्डिनरी डैमेजेस। इसे ही हम लोग बोल सकते हैं नॉर्मल डैमेजेस। इसका मतलब होता है कि अगर आपकी वजह से मुझे कोई लॉस हुआ, आप मुझे लॉस के लिए कंपनसेट करो, कंपनसेट फॉर द लॉस सफर्ड। लेट्स से मैंने एक कंपनी को ऑर्डर प्लेस किया कि आप मुझे 10th जनवरी को एक लैपटॉप प्रोवाइड करो। मैंने एक स्पेशल लैपटॉप बनाना था जिसमें मुझे टीचिंग में बहुत हेल्प मिले, उसमें कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर हैं, तो मैंने उनको कॉन्फ़िगरेशन दी कि इस कॉन्फ़िगरेशन का मुझे 10th जनवरी तक आप लैपटॉप रेडी करके दो। उन्होंने मुझे बोला कि ये चीज 2 लाख में मिलेगी। उन्होंने 10th जनवरी तक लैपटॉप नहीं दिया, मैंने बहुत देर वेट किया, उन्होंने अगले 15 दिन तक लैपटॉप नहीं दी। फिर मैं जबरदस्ती मार्केट गई, मैंने देखा कि मार्केट में लैपटॉप कितने रेट में मिल रहा है, कि पहले ही मैंने इतना वेट कर लिया 3 महीने, मार्केट में मुझे सेम लैपटॉप मिल सेम फीचर्स वाला लैपटॉप मिला 2,40,000। तो अब मैं उनसे कितनी कंपनसेशन मांगूंगी, 40,000। मुझे कितना लॉस हुआ उसके कॉन्ट्रैक्ट ना पूरा करने की वजह से, 40,000 का। अगर वो टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर देता मुझे वो चीज 2 लाख में मिलती। अब सेम फीचर्स वाला लैपटॉप मुझे 240 में मिल रहा है, तो 40,000 का नुकसान हुआ। ऑर्डिनरी डैमेजेस या नॉर्मल डैमेजेस का मतलब कंपनसेट करना फॉर द लॉस सफर्ड बाय द अदर पार्टी। एक होती है स्पेशल डैमेजेस। ये रिकवरेबल होती हैं ओनली इफ special circumstances were informed। ये सिर्फ तभी रिकवर की जा सकती हैं अगर स्पेशल सर्कमस्टांसेस बताई गई।
तो मैंने कंपनी को बोला कि मुझे लैपटॉप चाहिए। मैंने उन्हें बोला कि मुझे ना न्यूयॉर्क से एक कॉन्ट्रैक्ट आया, लेट्स से मेरा लैपटॉप्स का ही बिजनेस है, एंड मुझे न्यूयॉर्क से किसी से कॉन्ट्रैक्ट आया कि आपने हमारे लिए लैपटॉप बनाने हैं, हम आपको पर लैपटॉप 2 लाख रुपए देंगे, एंड हमारे लिए टाइम इज ऑफ असेंस, आपने हमें 31 दिसंबर तक 50 लैपटॉप देने हैं। मैं जो मैन्युफैक्चरर है उसके पास गई, मैंने कहा मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट आया है, ये कॉन्फ़िगरेशन वाले मुझे 50 लैपटॉप चाहिए और मुझे ये लैपटॉप चाहिए 20 दिसंबर तक। मैंने जानबूझ के बीच में 11 दिन का गैप रखा कि मुझे 31 दिसंबर को डिलीवर करनी है, आप मुझे 20 दिसंबर तक ये लैपटॉप को ट्रांसफर करो। उन्होंने मुझे 20 दिसंबर को नहीं दिए, मैंने उनका वेट किया, उन्होंने 26 दिसंबर तक मुझे नहीं दी। मैंने कहा अगर 26 तक मैंने डिस्पैच नहीं की है तो न्यूयॉर्क पहुंचने में भी बहुत टाइम लग जाएगा, मैं डिलीवरी नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने मार्केट से लैपटॉप खरीदे और उनको सेल कर। जो लैपटॉप मैंने उनको ऑर्डर दिया था 2 लाख का, वो मुझे मार्केट में मिल सकता था 240 का, बट क्योंकि मैंने टाइम पे नहीं लिया, मुझे इमरजेंसी में खरीदने पड़े, तो मुझे और ज्यादा प्राइस पे करना पड़ा, तो मैंने पे किया उनको 250। इस केस में मैं उनसे कितना अमाउंट रिकवर कर सकती हूँ? 50,000 पर लाख। जो 40,000 है ये तो क्या है, नॉर्मल डैमेजेस। 2 लाख वाली चीज 240 में मिलती। स्पेशल डैमेजेस मैं सिर्फ कब रिकवर कर सकती हूँ? मान लो पहले केस में भी इमरजेंसी में मैंने लैपटॉप खरीदा 250 का, आमतौर पर 240 का मिल जाता है, पर मुझे इमरजेंसी में चाहिए था, इसलिए किसी पर्सन ने ज्यादा पैसे मांग लिए। तो पिछले केस में मैं सिर्फ 40,000 ही रिकवर कर सकती थी, क्योंकि आमतौर पे सिर्फ ऑर्डिनरी डैमेजेस ही रिकवरेबल होती हैं। पर अगर मैंने स्पेशल सर्कमस्टांस बताया हो, उस केस में क्या रिकवर कर सकते हैं? स्पेशल डैमेजेस भी रिकवर सकते हैं। अब मैं एक्स्ट्रा 10,000 भी रिकवर कर सकती हूँ। जैसे इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो मेरे साथ किसी स्टूडेंट ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैम आप हमें सीए की कोचिंग दो, एंड उसने बोला कि मैम आप टाइम पे सिलेबस करवा देना। लेट से इस केस में नॉर्मल डैमेजेस बनती है 10,000, मुझे 10,000 रुपए की डैमेजेस देनी होंगी अगर मैं टाइम पे सिलेबस ना करूँ, नॉर्मल डैमेजेस है। बट मुझे एक स्टूडेंट ने आके बोला, मुझे मनवीन ने आके बोला कि मैम मुझे कनाडा जाना है, मेरी टिकट्स बुक हो चुकी हैं, अगर आप टाइम पे सिलेबस नहीं करवाओगे तो मुझे अपनी टिकट्स कैंसिल करनी पड़ेगी। तो उसने मुझे अपना स्पेशल सर्कमस्टांस इन्फॉर्म किया, उसकी टिकट्स की कॉस्ट है 1 लाख रुपीज। अगर इस केस में मैं टाइम पे सिलेबस नहीं करवाऊंगी तो मुझे कितना कंपनसेट करना पड़ेगा? 1,10,000। 10,000 तो नॉर्मल डैमेजेस थी, क्योंकि उसने स्पेशल सर्कमस्टांस बताई थी तो मुझे और ज्यादा कंपनसेट। समझ आ गया सबको? एक होती है विंडिक्टिव डैमेजेस। विंडिक्टिव डैमेजेस का ही दूसरा नाम होता है एग्जाम्पलरी डैमेजेस, जो एग्जाम्पल सेट करने के लिए दी गई। दुनिया में एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए ये डैमेजेस दी जा रही है कि किसी पर्सन ने इतना बुरा क्राइम कर दिया कि गवर्नमेंट उसे डिस्प्रपोर्शनेट डैमेजेस लगा रही है। जो क्राइम से ज्यादा डैमेजेस, गवर्नमेंट हमेशा कितनी डैमेजेस लगाएगी? जितना बड़ा क्राइम किया उतने डैमेजेस लगने चाहिए ना। पर कुछ डैमेजेस ऐसी होती हैं, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे गवर्नमेंट डिस्प्रपोर्शनेट ज्यादा डैमेजेस लगाती है। तो तुम्हारा क्राइम शायद उतना बड़ा ना हो, पर बहुत ज्यादा बड़ी डैमेजेस लगाती है एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि सोसाइटी में लोग ऐसा काम ना करें। जैसे इसका एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में एक लॉ है कि अगर कोई भी पर्सन किसी का रेप करता है तो 14 ईयर्स की पनिशमेंट। बट एक बार क्या हुआ कि एक सिक्योरिटी गार्ड ने किसी का रेप किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको 30 ईयर्स की पनिशमेंट दी। तो उसने केस कर दिया कि मुझे ज्यादा सजा क्यों दी जा रही है, जब लॉ में क्लियरली लिखा हुआ है कि रेप की पनिशमेंट 14 ईयर्स है, मुझे 30 ईयर्स क्यों दी गई है? तो स्पेशली पता न्यूज़पेपर में हेडलाइन आई कि रक्षक ही भक्षक बन गया, कि सिक्योरिटी गार्ड की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी लोगों को सेव करना, अगर यही लोग लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो कौन किस पे ट्रस्ट करेगा? तो गवर्नमेंट इस केस में क्या चाहती है? एक एग्जाम्पल सेट करना चाहती है कि ऐसे केसेस में तो हम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली डील करेंगे। तो ऐसे डैमेजेस को हम लोग क्या बोलते हैं? विंडिक्टिव डैमेजेस या फिर एग्जाम्पलरी डैमेजेस। हम लोग क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं कि डैमेजेस किस किस टाइप की होती हैं। एक होती है नॉर्मल डैमेजेस, आमतौर पे जितना लॉस हुआ उतना तुम रिकवर कर सकते हो, दैट इज नॉर्मल डैमेजेस। अगर तुमने कोई स्पेशल चीज बताई थी, तुमने बताया था मेरे लिए टाइम इज ऑफ असेंस है, तुमने बताया था अगर ऐसा करोगे तो मेरा ये नुकसान हो जाएगा, उस केस में वो स्पेशल रीजन की वजह से जो नुकसान हुआ वो भी रिकवर कर सकते हो। एक होती है विंडिक्टिव या एग्जाम्पलरी। अगर तुम्हें विंडिक्टिव का दूसरा नाम याद रहेगा एग्जाम्पलरी, तो अपने आप ही समझ आ जाएगा कि जो एग्जाम्पल सेट करने के लिए दी जाए। इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 2 तरह की एग्जाम्पलरी डैमेजेस हैं। ये तो मैंने जो सिक्योरिटी गार्ड वाला केस बताया सिर्फ टॉपिक समझाने के लिए कहा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 2 तरह के एग्जाम्पलरी डैमेजेस हैं। एक है मैरिज,
अगर कोई मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है, उसमें ब्रीच करता है, तो एग्जम्पलरी डैमेजेस मिलेंगे। ऑब्वियसली ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो रहा है इसलिए। ठीक है, पहला केस। सेकंड केस, डिसऑनर ऑफ चेक। तो जब हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट पढ़ेंगे ना, आपको और ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। डिसऑनर ऑफ चेक होना ना बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। उसका रीजन समझो। लेट से साहिल मुझे फीस देने आया और साहिल ने मुझे चेक से पैसे दे दिए एंड वो चेक डिसऑनर हो गया, चेक बाउंस हो गया। इसने मुझे फीस दे दी 50,000 रुपए की, इसके अकाउंट में पैसे है ही नहीं, चेक बाउंस हो गया। मान लो कोर्ट से 10-20 रुपए की पनिशमेंट लगा दे या 5-6 हजार की पनिशमेंट लगा दे, तो ये डरेगा ही नहीं, हमेशा ही चेक बाउंस होने लग जाएगा। उसका दूसरा नुकसान क्या होगा, मैं भी लोगों पे ट्रस्ट करना ही बंद कर दूंगी। मेरे पास कोई एडमिशन लेने आएगा, मैं क्या बोलूंगी कि नहीं मैंने चेक नहीं लेना, बच्चों के चेक बाउंस हो जाते हैं, मुझे कैश में पे करो। इसका मतलब कि इंडिया में लोग अगर बैंकिंग सिस्टम पे ट्रस्ट ही नहीं करेंगे, इकोनॉमी कैसे चलेगी। इमेजिन अगर इंडिया में हमें चेक के सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट ही ना रहे, तो क्या हमारी इकोनॉमी एक्सपैंड कर सकती है। जो इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल 100 करोड़ की प्रॉपर्टी की डील्स हो रही हैं, मार्क जुकरबर्ग जियो में शेयर खरीद रहा है, वो कैश में तो नहीं पैसे दे रहा ना, वो चेक के थ्रू पैसे दे रहा है। अगर वो चेक की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, चेक बाउंस हो जाता है और कोई कुछ इंडिया में करता ही नहीं है, तो फिर उस चेक की वैल्यू ही क्या रही, फिर वहां पे इकोनॉमी कैसे एक्सपैंड करेगी। तो गवर्नमेंट इस चीज को बहुत ज्यादा सीरियस लेती है। मतलब जेन्युइनली तिहाड़ जेल में बड़े सारे लोग ऐसे हैं, तिहाड़ जेल में टेररिस्ट जाते हैं, जो कि डिसऑनर ऑफ चेक की वजह से तिहाड़ जेल में, इतना बड़ा क्राइम नहीं है। तो डिसऑनर ऑफ चेक के केस में भी गवर्नमेंट क्या देती है, एग्जम्पलरी डैमेजेस देती है। एंड लेसर द अमाउंट हायर द पेनल्टी। लेसर द वैल्यू ऑफ चेक लिख लो, हायर द पेनल्टी। चेक की वैल्यू जितनी कम होगी, पेनल्टी उतनी ज्यादा लगेगी। जैसे कि मान लो मैं स्कॉलरशिप दूं, मैं कैशप्रीत को स्कॉलरशिप दूं 10,000 की, और मैं एक प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए चेक दूं 5 करोड़ का। 5 करोड़ का चेक बाउंस हो जाएगा तो मेरी ज्यादा बेइज्जती नहीं होगी, क्योंकि उनको लगेगा ठीक है यार, कई बार अकाउंट में नहीं होते 5 करोड़ रुपए, शायद पर्सन ने कहीं से अरेंज करने होंगे इसलिए चेक बाउंस हो गया। पर मान लो मैं 10,000 का चेक दूंगा और बाउंस हो गया, तो इस केस में तो मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती है। इस केस में पेनल्टी ज्यादा लगाई जाएगी। पूरी लाइन है इसमें, रॉन्ग डिसऑनर ऑफ चेक। पेनल्टी के बारे में किसके ऊपर बात हो रही है, जानबूझ के मैंने ऐसे लिखा ताकि आपका रिवीजन के टाइम फोकस जाए, आप एरो लगा के अलग से लिखना रॉन्ग डिसऑनर ऑफ चेक। इसका मतलब क्या है रॉन्ग डिसऑनर ऑफ चेक। मान लो मेरे अकाउंट में पैसे थे, गलती से बैंक ने चेक बाउंस कर दिए। मेरे अकाउंट में तो पैसे थे, मैंने जब कैशप्रीत को चेक दिया, बैंक से गलती लगी, उन्होंने आरएमएस की जगह आरएमसी का अकाउंट देख लिया एंड गलती से चेक बाउंस कर दिया। अब मैंने 10,000 का चेक दिया और वो बाउंस हो गया, तो कैशप्रीत तो मेरी बड़ी बेइज्जती करेगी एंड इट इज रॉन्ग डिसऑनर ऑफ चेक। तो मैं बैंक से क्या मांगूंगी, विंडिक्टिव डैमेजेस मांगूंगी। ठीक है, मान लो मैंने साहिल को चेक दिया प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए, मेरे अकाउंट में 5 करोड़ पड़े हैं, बैंक से गलती हो गई, बैंक ने चेक ऑनर नहीं किया, बैंक को लगा यार 5 करोड़ का चेक तो आरएमएस कभी इशू ही नहीं करता, शायद ये नकली सिग्नेचर है, बैंक ने रॉन्ग डिसऑनर कर दिया, अकाउंट में पैसे थे, तो मैं बैंक से क्या मांगूंगी, विंडिक्टिव डैमेजेस मांगूंगी। साहिल वाले केस में मुझे कम डैमेजेस मिलेंगी, क्योंकि बैंक का जेन्युइन रीजन था कि कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, 5 करोड़ का चेक क्यों इशू किया। बट कैशप्रीत के केस में मुझे ज्यादा डैमेजेस मिलेंगी। लेसर द अमाउंट ऑफ चेक, हायर द अमाउंट ऑफ पेनल्टी, क्योंकि पर्सन की रेपुटेशन स्टेक पे है जब चेक बाउंस होता है। समझ आया है सबको, पक्का क्लियर हुआ है। हम लोगों का चैप्टर चल रहा है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में 3 सिंपल से क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ ब्रीच, जो हम पहले से ही पढ़ चुके थे। उसके बाद एक क्वेश्चन है व्हाट आर द रेमेडीज इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई ब्रीच करेगा तो तुम क्या कर सकते हो, तुम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके डैमेजेस मांगो, तुम बोलो जो ओरिजिनल प्रॉमिस किया था उसी प्रॉमिस को पूरा करो, इंजंक्शन, सामने वाले को रोकने की कोशिश करोगे कि वो ब्रीच ना करे, या फिर क्वेंटम में एज मच एज द पार्टी डिजर्व्स। नेक्स्ट है तुम डैमेजेस किस किस टाइप की मांग सकते हो। तो पहले ऑर्डिनरी डैमेजेस, जो नुकसान हुआ वो तुम रिकवर करोगे। स्पेशल डैमेजेस, अगर तुमने स्पेशल सर्कमस्टांस बताई थी तो तुम स्पेशल डैमेजेस रिकवर कर सकते हो। मान लो मनवीर ने मुझे बताया ही नहीं, उसने आके पूछा मैम सिलेबस कब तक होगा, मैंने कहा दिसंबर फर्स्ट वीक, एंड इसने अपनी 8 दिसंबर की टिकट बुक करा ली, इसने बताया ही नहीं मैंने कनाडा जाना है। उस केस में अगर मैं 2-3 दिन लेट सिलेबस करवा दूंगी, ये मेरे से स्पेशल डैमेजेस नहीं ले सकते। स्पेशल डैमेजेस सिर्फ कब ले सकते हैं, अगर स्पेशल सर्कमस्टांसेस बताए गए थे।
विंडिक्टिव डैमेजेस, एग्जाम्पलरी डैमेजेस, जो कि कोर्ट लगाता है एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि लोग ऐसा क्राइम ना करें। तो अगर कोई मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच करता है या फिर बैंक गलत डिसऑनर कर देता है चेक को, तो उस केस में बैंक के ऊपर विंडिक्टिव डैमेजेस लगाए जाते हैं। एक होता है नॉमिनल डैमेजेस। नॉमिनल डैमेज, नॉमिनल का मतलब क्या होता है? इंग्लिश मीनिंग नॉमिनल छोटा मोटा, नेग्लिजिबल अमाउंट। ठीक है, नॉमिनल का हिंदी मतलब छोटे, नेग्लिजिबल सी अमाउंट। ठीक है, तो लेट्स से मैंने क्लास लेट शुरू की एंड प्राची को बड़ा गुस्सा आ गया। प्राची ने जाके कोर्ट में केस कर दिया, मैम हमारा टाइम वेस्ट करते हैं, हमारी क्लास लेट शुरू करते हैं। और तो लगा यहाँ टेररिस्ट के केसेस चल रहे हैं, यहाँ इतने बड़े बड़े क्राइम चल रहे हैं, ये क्या फालतू की चीज लेके आ गई। पर मैंने गलत काम तो किया है। तो जस्ट टू मेंटेन रिस्पेक्ट ऑफ लॉ, कि कोई बंदा आया है तो उसको हेल्प कर दे, कोर्ट ने बोला एनी 100 रुपीज की पेनल्टी, नॉमिनल डैमेजेस। मतलब वैसा कोई बड़ी बात नहीं थी, पर क्योंकि तुम कोर्ट के पास चले गए तो कोर्ट को लगा कि मुझे अपनी रिस्पेक्ट तो मेंटेन करनी है ना, कि जेन्युइनली तो मैंने को टाइम पे ही आना चाहिए। तो कोर्ट इस केस में मेरे ऊपर क्या लगा देगा? नॉमिनल डैमेजेस लगा देगा। ठीक है, टू मेंटेन रिस्पेक्ट ऑफ लॉ। ये बड़ी बात तो नहीं थी, बट अगर आपने स्यू किया है तो ये डैमेजेस आप रिकवर कर सकते। समझ आया ना सबको? देन डेटरियोरेशन ड्यू टू डिले। मैं नेक्स्ट पेज पे लिखी पूरा वर्ड ताकि आपको स्पेलिंग अच्छे से समझ आए। डेटरियोरेशन ड्यू टू डिले, ये वाली डैमेजेस पेरिशेबल गुड्स के केस में मिलती है। मान लो समर्स का सीजन आया है एंड मैं स्पेशली अल्फोंसो मैंगोज का बिजनेस करती हूँ। मैंने किसी ट्रांसपोर्टर को बोला कि तुम मुंबई से नागपुर से मैंगोज लेके आओगे और पंजाब में डिलीवर करोगे। उसने सिर्फ 2 दिन डिलीवरी लेट कर दी, बट रास्ते में सारे मैंगोज खराब हो जाएंगे। तो इस केस में हम कौन सी डैमेजेस मांगेंगे? डेटरियोरेशन ड्यू टू डिले। जो गुड्स की क्वालिटी थी वो क्वालिटी इतनी खराब हो गई कि मुझे सेम प्राइस मिल ही नहीं सकता मार्केट में। ऑर्डिनरी डैमेजेस का ही दूसरा नाम है, एक्चुअली ऑर्डिनरी डैमेजेस ही है, बस ऐसे ही बुक में एक्स्ट्रा टॉपिक लिखा। सब कुछ समझ आया है? आसान है? ठीक है, नेक्स्ट है प्री फिक्स्ड डैमेजेस। लास्ट टाइप है प्री फिक्स्ड डैमेज। क्या समझ आ रहा है भाई आपको अपने आप ही इस 6th टाइप ऑफ डैमेजेस से? इस लाइन का मतलब क्या है? पहले से फिक्स कर रखें। तो कई बार लोग बड़े सियाने बनते हैं, लोग कहते हैं कि हमें कोर्ट में जाना ही ना पड़े। अंजलि कहती है कि मैम अगर आपने ब्रीच की आप मुझे 50,000 रुपए दे दोगे। मैं नहीं चाहती कि हमें कोर्ट में धक्के खाने पड़े, हमें लॉयर की फीस देनी पड़े। तो जब बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जब रिलायंस टाटा जैसे बड़े बड़े बिजनेसेस कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उनको पता है कि अगर सामने वाला ब्रीच करेगा तो हम कंपनसेशन लेने कोर्ट में जा सकते हैं। फिर उनको पता है कि इंडिया का जो लीगल सिस्टम है बहुत ही लेंथी है, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, पता नहीं कब जस्टिस मिलेगा, है ना, और उसमें कितना एक्सपेंस हो जाएगा। तो बहुत सारी पार्टीज क्या करती हैं, डैमेजेस पहले से ही फिक्स कर देती है, प्री फिक्स्ड डैमेजेस। ये जो प्री फिक्स्ड डैमेजेस होती है ना, ये नेचर में 2 तरह के होती है। या तो होती है लिक्विडेटेड डैमेजेस, या होती है पेनल्टी। लिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब होता है जेन्युइन एस्टिमेट ऑफ एक्सपेक्टेड लॉस। आपको क्या लगता है कि अगर सामने वाले ने ब्रीच किया आपको कितना नुकसान होगा? अंजलि ने बोला कि मैम अगर आप टाइम पे सिलेबस नहीं करवाओगे मुझे इमरजेंसी में किसी और से करना पड़ेगा, वो टीचर मेरे से 50,000 रुपीज लेगा, तो आप मुझे 50,000 की डैमेजेस पे कर देना। दिस इज कॉल्ड एज लिक्विडेटेड डैमेजेस। ठीक है, जो पेनल्टी होती है ये होती है कोर्सिव इन नेचर, ये डराने के लिए दी जाती है। मनवीन ने बोला कि मैम अगर आपने टाइम पे सिलेबस नहीं करवाया तो आप मुझे पेनल्टी पे करोगे 10,000 पर डे। तो ये तो बहुत ज्यादा, ये तो रीजनेबल है ही नहीं। 10,000 पर डे पेनल्टी, ये जेन्युइन एस्टिमेट नहीं है। ये क्या चाहती है? चाहते हैं मैम डर जाए, मैम टाइम पे सिलेबस करें, कि नहीं तो पेनल्टी कितनी देनी पड़ेगी? 10,000 पर डे।
ठीक है। तो जो प्री फिक्स्ड डैमेजेस होती है, जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, मान लो जो लैंडलॉर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल हमने ऑफिस रेंट पे लिया, मुझे लैंडलॉर्ड ने बोला कि यानी आपने हर महीने 7th को रेंट पे कर देना। उन्होंने बोला कि यानी अगर आप टाइम पे रेंट नहीं दोगे ना, हमने भी आगे पैसे ईएमआई देनी होती है, हमारी ईएमआई बाउंस हो जाएगी। कहते अगर आप टाइम पे रेंट नहीं दोगे तो जो भी बाउंसिंग चार्जेस हैं आप पे करो। या फिर एक ऑप्शन तो ये था, एक ऑप्शन उन्होंने लिखा कि अगर आप टाइम पे रेंट नहीं दोगे आप मुझे पे करोगे 5000 पर डे की पेनल्टी, या आप मुझे इंटरेस्ट पे करोगे 20% पर मंथ के हिसाब से। तो इसमें जो पोर्शन उनका जेन्युइन एस्टिमेट ऑफ एक्सपेक्टेड लॉस है, उन्होंने बोला कि अगर मैं ब्रीच करूंगी, अगर मैं टाइम पे रेंट नहीं दूंगी, उनको बाउंसिंग चार्जेस पे करने पड़ेंगे, वो मुझे मेरे से रीइंबर्स करवाएंगे। दिस इज लिक्विडेटेड डैमेजेस। जो पेनल्टी है ये क्या नेचर में कोर्सिव, ये डराने के लिए यार उन्होंने मुझे बोला कि 10,000 पर डे देना पड़ेगा अगर मैं लेट रेंट लूंगी। मैं कहूंगी ले लो अभी, सारे टाइम पे ही पैसे ले लो। महीना शुरू होते ही मैं सबसे पहले क्या सोचूंगी कि रेंट पे कर दो, नहीं तो बहुत ज्यादा पेनल्टी देनी पड़ेगी। ठीक है। जो लिक्विडेटेड डैमेजेस होती हैं, दीज आर रिकवरेबल इन नेचर। जो पेनल्टी होती है वो नेचर में अवॉइड होती है। मतलब चाहे मैंने लैंडलॉर्ड को बोल दिया मैं 10,000 पर डे दूंगी, पर वो लीगली मेरे से रिकवर नहीं कर सकती। मैंने खुद कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन किया कि मैं 10,000 पर दे दूंगी, पर ये अग्रीमेंट नेचर में क्या है इंडिया में, पेनल्टी इज नॉट रिकवरेबल इन इंडिया। क्या चीज? हाँ, कोई फायदा नहीं। कोई कंफ्यूजन ना हो, पक्का समझ आया? इसके एंड में एक छोटी सी लाइन और लिखोगे, रिमोट लॉस या फिर इनडायरेक्ट लॉस इज इररिकवरेबल इन नेचर। जो रिमोट लॉस होता है या फिर इनडायरेक्ट लॉस होता है, ये रिकवर नहीं किया जा सकता। जैसे कि मान लो मैंने सिलेबस लेट कंप्लीट कराया, इसकी वजह से एक बच्चे का अटेम्प्ट पोस्टपोन हो गया, तो वो मेरे से डैमेजेस रिकवर कर सकते हैं। वो मुझे बोले मैम आपने सिलेबस लेट कंप्लीट करवाया, अगर आप टाइम पे कराते मैं 6 महीने जल्दी सीए बन जाता, मेरी एक महीने की सैलरी होती 1 लाख रुपए, तो मैं एक 6 महीने लेट सीए बना तो 6 लाख का नुकसान हो। फिर मेरी प्रमोशन भी लेट हुई, तो उसके ऊपर भी पैसे दो। फिर जो मैं मुझे पैसे मिलते उसमें से मैं कुछ सेविंग भी करता, उसके ऊपर मुझे रिटर्न मिलती, डिविडेंड मिलता, इंटरेस्ट मिलता, मेरा उसका भी नुकसान हो। ये सारे पैसे आप मुझे कंपनसेट करो, क्या ये पैसे मुझे देने पड़ेंगे? नहीं। कहते रिमोट लॉस, जो कि आपको लगता है, क्या पता तुम ना ही क्लियर करते भाई एग्जाम। कोई पक्का थोड़ी पता कि अटेम्प्ट देते तो पास हो जाते हैं। जो कि आपको लगता है कि शायद ये लॉस होता है, रिमोट लॉस, इनडायरेक्ट लॉस, ये नेचर में रिकवरी। जैसे कि अभी मैंने कंप्यूटर्स वाला एग्जांपल दिया, मैंने बोला कि मुझे न्यूयॉर्क कंप्यूटर डिलीवर करनी है। जब मैंने लेट डिलीवरी की तो मैंने उस पर्सन को बोला कि लेट डिलीवरी के लिए तो मुझे 50,000 दो। मैं उसे बोलूं कि अगर तुम टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट पूरा करते तो क्या पता मुझे उस कंपनी से और कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते, मेरा बिजनेस एक्सपैंड करता, मेरा प्रॉफिट बढ़ जाता, मुझे हर साल 10 लाख रुपए का प्रॉफिट होना था, अब तुम्हारी वजह से मेरा बिजनेस ही चला गया। तो क्या ये वाला लॉस हम रिकवर कर सकते हैं? ये सिर्फ एक्सपेक्टेड लॉस है, आपको लगता है कि आपको बेनिफिट होना था। रियल लॉस, रियल में अभी प्रॉफिट हो नहीं रहा था। ठीक है। इसका एक और एग्जांपल, बुक में एग्जाम में एक बार एक क्वेश्चन आया कि एक लड़की ट्रैवल कर रही थी हिमालयन ट्रैवल बस से, एंड बस का टायर खराब हो गया, इस वजह से वो टाइम पे उसे डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचा पाए। तो रास्ते में उसे एक होटल में रुकना पड़ा, एंड होटल में रुकने की वजह से उसे सर्दी लग गई, तो फिर वो बीमार हो गई, जिसकी वजह से उसे 2 दिन ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ी। अब उसके हस्बैंड ने कंप्लेन की होटल का रेंट भी रीइंबर्स करो, जो डॉक्टर को पैसे देने पड़े वो भी रीइंबर्स करो, मेडिसिन के भी पैसे दो, और जो 2 दिन की छुट्टी ली उसकी वजह से लॉस हुआ वो भी रीइंबर्स करो। तो कौन कौन से पैसे रिकवर किए जा सकते हैं? होटल वाले, वो तो क्या है नॉर्मल डैमेजेस, बाकी सब कुछ क्या है? रिमोट लॉस, इनडायरेक्ट लॉस, ये नेचर में रिकवर नहीं हो सकता। ये बात बताई गई थी, इतनी देर से कोई केस तो पड़ा ही नहीं, तुम शायद मिस कर रहे होगे। हेडले वर्सेस बैक्सनडेल, इस केस में ये बात बताई। अब मान लो ऐसा होता है आप सिलेबस कंप्लीट नहीं करा पाए, एक बच्चे ने आपसे वो डैमेजेस क्लेम कर लिए कि मेरा टेंथ रहेगा, मान लो 6 महीने बाद वो अगले टेंथ में फेल हो गया, आपको पता चल गई बात, आप वापस ले सकते हो उससे स्टूडेंट? नॉर्मल डैमेजेस तो नहीं कि पेबल है, रिमोट डैमेजेस तो मैंने पे ही नहीं की थी, नॉर्मल डैमेजेस तो पेबल है ही। और उसके बाद में बात नहीं होगा। क्योंकि मैंने तो ब्रीच की थी,
ये सारी बातें जो हमने पढ़ी, ये सारी बातें बताई गई है सेक्शन नंबर 75 में। तो टाइप्स ऑफ डैमेजेस की क्योंकि केस स्टडी आनी है, तो टाइप्स ऑफ डैमेजेस के सब कुछ डिस्कस किया गया है सेक्शन नंबर 75। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट हो गया जी। फॉर्मेलिटी के लिए बुक से पढ़ लेते हैं एक बार। टाइप्स ऑफ डैमेजेस, कुछ अलग अलग सेक्शंस आएंगे बीच में, मैं दिखाती हूँ। ओके, हाँ जी, चैप्टर 2 यूनिट नंबर 5 ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम पहले से पढ़ चुके हैं, बट क्विकली एक बार रीड करते हैं। मैं एग्जांपल्स अभी नहीं पढ़ूंगी, आप लोग घर से रीड करके आना, मेन टॉपिक रीड करना। कहते हैं एक एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है विच अकर्स बिफोर द टाइम फिक्स फॉर परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का टाइम आने से पहले ही किसी पर्सन ने ब्रीच कर दिया। कहते जब कोई पर्सन रिफ्यूज कर दे टू परफॉर्म, बोले मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगा ही ना, नहीं, या फिर अपनी अनविलिंगनेस दिखाए टाइम आने से पहले ही, हम उसे बोलते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच। एंटीसिपेटरी ब्रीच में जरूर एक तो पर्सन हमें बोल के एक्सप्रेस कर सकता है, या फिर हमें उसके कंडक्ट से भी पता चल सकता है कि वो ब्रीच करने जा रहा है। तो सेक्शन नंबर 39 में बताया गया, व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज रिफ्यूज्ड टू परफॉर्म or disable himself from performing his promise in entirety, promise may put an end to the contract unless he has signified by words or conduct his acquiescence in its continuance। मेरे पास ऑप्शन है, चाहे तो मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दूं, अनलेस मैं कब कैंसिल नहीं कर सकती, अगर मैंने चाहे बोल के चाहे अपने कंडक्ट से ये एक्सप्रेस किया है कि मेरा इंटरेस्ट है, एक्विजेंस मतलब इंटरेस्टेड, मैं इंटरेस्टेड हूँ इसे कंटिन्यू, इसकी कंटिन्यूस। क्योंकि एंटिसिपेटेड ब्रीच में हम चाहे तो साथ के साथ कैंसिल कर सकते हैं, चाहे तो हम वेट भी कर सकते हैं। तो फिर इसी लाइन को इन्होंने आगे एक्सप्लेन किया। कहते हैं एंटिसिपेटरी ब्रीच का मतलब पर्सन चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को रेसिंड करे एंड सामने वाले को सीव करे डैमेजेस के लिए, या फिर वो कह सकता है कि मैंने कैंसिल नहीं करना बट मैंने वेट करना है फॉर द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, एंड फिर वो दूसरी पार्टी को रिस्पॉन्सिबल ठहराए कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस के लिए। पर इस केस में वो सामने वाले को बेनिफिट देता है और खुद के पास भी बेनिफिट रखता है कि शायद गिल्टी पार्टी रिकंसिडर करने पे परफॉर्म ही कर दे। जब एंटीसिपेशन के केस में मैं वेट करती हूँ, मैं उसे बेनिफिट दे रही हूँ कि शायद वो क्या करे, परफॉर्म कर दे, या फिर कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाए, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी की वजह से वॉइड हो जाए, और उस केस में पार्टी क्या हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी कौन से सेक्शन में थी, 56 में। और सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी को और क्या बोलते थे, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, एक और नाम था क्या, इसी का दूसरा नाम था, मैंने स्पेशली हाईलाइट कराया, पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी, हमने बुक में हाईलाइट किया हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद जो इम्पॉसिबिलिटी आई, तो कई बार ऐसे 2 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन आएगा तो समझ लेना, पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में इम्पॉसिबिलिटी आती, नहीं तो इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी होती। एक आया एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन कंट्रास्ट टू एंटीसिपेटरी ब्रीच, इट इज अ रिफ्यूजल टू परफॉर्म द प्रॉमिस ऑन द शेड्यूल डेट। इस केस में तो पर्सन ने शेड्यूल डेट पे ही मना कर दिया कि मैं प्रॉमिस पूरा नहीं करूंगा। जो पार्टीज है लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट के लिए दे आर बाउंड टू परफॉर्म द रिस्पेक्टिव प्रॉमिस, बट जब एक पार्टी प्रॉमिस को ब्रेक कर दे, ही इज सेड टू हैव कमिटेड अ ब्रीच। इस केस में पर्सन के पास राइट है कि वो एक्शन ले सकता है। एक्चुअल ब्रीच कब होती है, जब ड्यू डेट पे पर्सन परफॉर्म ही ना करे, या फिर during the performance of the contract. Actual breach of contract occurs when during the performance of contract one party fails or refuses to perform, चाहे एक्सप्रेस करके चाहे इम्प्लाई। अब अगर ब्रीच हो गई है, ये था इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन, तो हमारे पास रेमेडीज क्या है। पहली रेमेडी क्या है, रेसिशन। दूसरी रेमेडी क्या है हमारे पास, क्वेंटम मेरिट। इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन, 5 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन, जैसे हमने याद किया था ना, कोवर्शन एक्सप्लेन करो, अनडू इन्फ्लुएंस एक्सप्लेन करो, ऐसे कई बार इस चैप्टर में से सिंपल पूछ लेंगे डिफाइन क्वांटम वेरिएबल। तो हमने क्या लिखना, तो पहले तो इसे याद करने के लिए मैं हर लाइन का एक एक वर्ड बताऊंगी, आपने वो वर्ड हाईलाइट करना है, और अपने दिमाग में हमेशा एक चीज रखनी है कि क्वांटम वेरिएबल का मतलब होता है एज मच एज द पार्टी डिजर्व्स। तो मैंने इसीलिए शॉर्ट फॉर्म में जब चार्ट बनवाया उसमें ये लाइन लिखवाई कि आपको बेसिक चीज तो हमेशा याद रहे कि क्वांटम मेरिट का मतलब है एज मच एज द पार्टी डूइंग द सर्विस डिजर्व, जितना पार्टी डिजर्व करते हैं उसे उतने के लिए तो पे करना ही चाहिए। अब हमने हाईलाइट क्या कुछ करना है,
इसी लाइन से सब कुछ बनेगा, सारे पॉइंट्स आप देखोगे इसके आसपास में होंगे। कहते जब एक पर्सन कोई सर्विस रेंडर करे दूसरे पर्सन को इन सर्कमस्टांसेस व्हिच इंडिकेट एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम दैट इट इज टू बी पेड फॉर बट नो रेम्यूनरेशन हैज बीन फिक्स्ड। कहते जब मान लो एक पर्सन दूसरे पर्सन को कोई सर्विस दे और इसमें इंडिकेशन है, मतलब इंप्लाइड है कि उसके पैसे भी मिलेंगे, मैं फ्री में सर्विस नहीं दे रही, मैं उसके पैसे भी लूंगी, बट कोई पर्टिकुलर रेम्यूनरेशन फिक्स नहीं की, इसका मतलब तुम्हें पे करना ही पड़ेगा। तुम ये नहीं कह सकते मुझे तो लगा फ्री में पढ़ा रहे हो। जैसे कि मान लो आप लोग मेरे पास सीए फाउंडेशन पढ़ रहे हो, आप लोग बहुत कन्विंस्ड हो कि मैम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप मेरे पास सीए इंटर की क्लासेस लगाने आ गए एंड आपने कोई फीस डिस्कस ही नहीं की, आपको लगा कि हम पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो मार्केट प्राइस होगा शायद मैम उससे हमें 10-15% कम प्राइस चार्ज करेंगे और हम यही पे पढ़ेंगे, एंड हमने कोई प्राइस की डिस्कशन ही नहीं की। तो ईयर एंड पे क्या मुझे जब मैं फीस मांगने जाऊं आजाद ये बोल सकता है मैम मुझे तो लगा फ्री में पढ़ा रहे हो पुराने बच्चों को, कि मैं तो आपकी क्लास का टॉपर था, मुझे तो पैसे देने ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगी, एज मच एज द पार्टी डूइंग द सर्विस डिजर्व्स, जो मैंने सर्विस दी है मैं जितना डिजर्व करती हूँ उसके लिए तो मुझे पे करो ना। तो हमने वैसे कोई रेम्यूनरेशन फिक्स नहीं की, वो ये नहीं बोलेगा मैम आपने कौन सा बताया था कि टॉपर से भी पैसे लोगे, हम मैं कहूंगी इम्प्लाइड था ना कि हम कोई रेम्यूनरेशन चार्ज करेंगे बट अमाउंट हमने फिक्स नहीं किया। तो इसमें आप क्या वर्ड हाईलाइट करोगे, नो पर्टिकुलर रेम्यूनरेशन हैज बीन फिक्स्ड। यहाँ से आपको स्टोरी याद आ जानी चाहिए कि जब दो लोगों के बीच में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को कोई सर्विस दे रहा है पर कोई रेम्यूनरेशन फिक्स नहीं की थी, इसका मतलब वो रीजनेबल अमाउंट जो भी मार्केट प्राइस है वो पे करे, इम्प्लाइड है। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं इट कवर्स अ केस वेयर द पार्टी इंजर्ड बाय ब्रीच हैड एट द टाइम ऑफ ब्रीच डन पार्ट बट नॉट ऑल द वर्क। कहता मान लो जब ब्रीच हुई उस टाइम पे पार्टी ने कुछ काम किए पर सारा काम नहीं किया, he is bound to do under the contract and seeks to be compensated for the value of the work done। अब मैंने जितना काम किया है उसके लिए तो मुझे कंपनसेट करो। जैसे कि अगर मैं इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस की वजह से सिलेबस पूरा नहीं करवा पाई, कोई लेट से कोई हेल्थ इमरजेंसी हो गई जिसकी वजह से मैं कुछ सिलेबस पूरा नहीं करवा पाई, तो उस केस में मैं बोलूंगी मैंने 60% सिलेबस करवाया उसके लिए तो कंपनसेट करो। ठीक है, तो इस केस में हम लोग लिखेंगे बट नॉट ऑल द वर्क, कि जब किसी पर्सन ने पूरा काम नहीं किया, ब्रीच का रीजन है इम्पॉसिबिलिटी और उसने पूरा काम नहीं किया, जितना काम किया वो उतने पैसे तो रिकवर करेंगे। तो अब अगर देखो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आना है तो हम अच्छा एक पैराग्राफ लिख सकते हैं इन 3 चीजों के बेसिस पे। पहले हम अपना टाइटल देंगे कि क्वांटम मेरिट का मतलब क्या होता है, एज मच एज द पार्टी डूइंग द सर्विस डिजर्व्स। फिर हम फर्स्ट पैराग्राफ में एक छोटी सी स्टोरी बना के लिखेंगे कि जब दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसमें इम्प्लाइड है कि रेम्यूनरेशन मिलेगी बट पर्टिकुलर रेम्यूनरेशन फिक्स नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो पे करे रीजनेबल अमाउंट जो भी मार्केट प्राइस है पे करे। नेक्स्ट, अगर कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गई है तो उस केस में उस पर्सन ने जितना काम डिलीवर कर दिया है उस चीज के लिए उसे कंपनसेट किया जाए। इसे और क्या बोल सकते हो वन वर्ड में, सोचो और क्या बोल सकते हो इसे वन लाइन एक फ्रेज में, हमने लॉ में भी ही पढ़ा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी बताओ ना, ना। अच्छा कोर्शन से रिलेटेड सोचो, कोर्शन में मैंने कुछ पढ़ाया हो, पूरा कोर्शन वाला चार्ट खोलो दिमाग में शुरू से एंड तक, तुम्हें कोई वर्ड लगे कि बिल्कुल ये सेम चीज ही तो है। बच्चे दिमाग में चार्ट खोलो रिस्टोर द बेनिफिट, वही तो है, रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट ही नहीं है। उसमें भी क्या होता था, जितनी सर्विसेज दी हैं उतना अमाउंट रखो बाकी का रिफंड करो। उसी को बोलने का दूसरा तरीका है, मान लो तुमने सारे पैसे दे दिए होते हैं पर मैं 60% सिलेबस ही करवा पाई और इम्पॉसिबिलिटी होगी, तुम बोलोगे मैम 40% रिफंड करो एज मच एज द पार्टी डिजर्व्स, कि मेरा 40% रिफंड तो बनता है क्योंकि 40% सिलेबस ही नहीं हुआ। जब वो मेरे पर्सपेक्टिव से देखोगे तो हम बोलेंगे क्वांटम मेरिट, आपके पर्सपेक्टिव से देखोगे तो बोलेंगे रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट। समझ आया ना सबको, क्विंटम मेरिट कौन मांग सकता है, कहते जिसने डिफॉल्ट नहीं किया,
मान लो मैं इंटेंशनली सिलेबस बस पूरा ना कराऊं, कोई इम्पॉसिबिलिटी नहीं हुई, मैंने कहा यार मेरा मन नहीं है, मैंने सिलेबस कराऊं, क्या तब मैं बोल सकती हूँ कि 60% फीस तो दे दो? क्वांटम मेरिट का बेनिफिट कौन ले सकता है? कौन कोर्ट में जाके बोल सकता है कि जितना मैं डिजर्व करती हूँ उतना तो पे करो, जिसने ब्रीच नहीं की, जिसका डिफॉल्ट नहीं है? ठीक है, कहते हैं इसका ऑब्जेक्टिव होता है पार्टी को कंपनसेट करना, जितना काम उसने कर लिया उसके लिए उसे कंपनसेट करो। जैसे देखो ऐसे कई बार बड़ी अजीब अजीब एग्जांपल्स देता है। कहते हैं मान लो किसी पर्सन ने 12 बॉटल्स ऑफ विस्की ऑर्डर किए एक वाइन मर्चेंट से, बट उसे 2 बॉटल्स ऑफ ब्रांडी मिल गए एंड उसने रख लिए, तो वो अब ये नहीं कहेगा कि इसके मैं पैसे नहीं दूंगा, ही विल हैव टू पे फॉर 2 बॉटल्स ऑफ ब्रांडी। ये कुछ एग्जांपल्स गिवन है कि किन किन केसेस में क्वांटम मेरिट का रूल अप्लाई होता है। तो इनमें से कोई भी 2 to 3 एग्जांपल्स आप लोग लर्न कर लें जो आपको इजी लगे। मैं समझा सारी रही हूँ। अगर हमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, पहले आपने लिखना है एज मच एज द पार्टी डिजर्व्स, फिर पर्टिकुलर रेम्यूनरेशन वाली स्टोरी, फिर वर्क वाली स्टोरी। ठीक है, जब उसने पूरा काम नहीं किया, कुछ काम किया, फिर हम बोलेंगे कि ये नेचर में होता है कंपनसेटरी, के पर्सन को हम कंपनसेट कर रहे हैं, और क्वांटम मेरिट सिर्फ वही मांग सकता है जिसने ब्रीच नहीं की। फिर हम कुछ उसके एग्जांपल्स बता देंगे, जैसे कि कहते हैं मान लो कोई एग्रीमेंट वॉइड हो गया, तो उस केस में जैसे इम्पॉसिबिलिटी की वजह से वॉइड हो गया, तो मैं बोल सकती हूँ क्वांटम मेरिट अप्लाई करो। मान लो किसी पर्सन ने कोई काम किया है विदाउट इंटेंशन टू डू सो ग्रेटुशियसली, उसका इंटेंट ग्रेटुशियसली करना नहीं था। मान लो कोई एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हुआ किसी को सर्विसेज देने के लिए, पर कोई अमाउंट फिक्स नहीं की गई, वही जो पॉइंट हमने ऊपर पढ़ा वही एग्जाम्पल में आ गया। जब एक पार्टी प्रॉमिस पूरा ना करे, मना कर दे प्रॉमिस पूरा करने से, जब कॉन्ट्रैक्ट नेचर में सेवरेबल हो और पार्ट परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर ली गई हो, जब कॉन्ट्रैक्ट नेचर में इनडिविजिबल हो एंड कंप्लीटली परफॉर्म कर दिया है बट बैडली। कहते हैं मान लो किसी पर्सन ने काम तो पूरा कर दिया पर क्वालिटी ऑफ वर्क अग्रीड कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग नहीं था। लेट्स से मैंने कोई बर्थडे पार्टी के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया, मैंने उनको स्पेशली बोला कि यहाँ पे आप पिज्जा सिर्फ डोमिनोज की सर्व करोगे और कोई भी नहीं करोगे। जो केटरर था वो पिज्जा तो ले आया बट वो ऐसे किसी लोकल ब्रांड के पिज्जा ले आया। अब लास्ट मिनट में मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरी सारी पार्टी खराब होगी, तो मैंने उसके पिज्जा एक्सेप्ट तो कर लिए, पर मैं उसे जो अग्रीड प्राइस था वो थोड़ी पे करूंगी। मैं उसे बोलूंगी ओरिजिनल प्राइस तो मैंने डोमिनोज के अकॉर्डिंग सोचा था, अब अगर तुम मुझे लोअर क्वालिटी ऑफ पिज्जा डिलीवर कर रहे हो तो मैं तुम्हें प्रोपोर्शनेटली कम पे करूंगी, एज मच एज द पार्टी डिजर्व्स। समझ आ गया सबको? आसान टॉपिक है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। पर्सन कोर्ट की हेल्प ले सकता है कि मुझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही चाहिए। इंजंक्शन, जब तुम किसी पर्सन को लीगली रेस्ट्रेन करते हो, रोकते हो कि तुम वही काम करो जो तुमने प्रॉमिस किया था, इंजंक्शन का ऑर्डर ले सकते हैं। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि हमें क्या पे करो, डैमेजेस। अगर कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट रेसिड करे तो हम डैमेजेस मांग सकते हैं। साहिल देखो सेक्शन नंबर 75। ठीक है, जो हम केस फाइल करते हैं वो सेक्शन 73 में है एंड डैमेजेस की कैलकुलेशन सेक्शन 75 में। देन सूट फॉर डैमेजेस। डैमेजेस किस किस टाइप की होंगी? ऑर्डिनरी डैमेजेस, देन हेडले वर्सेस बैक्सनडेल का पूरा केस बताया गया, वेरी इंपॉर्टेंट केस। सेम केस ही केस स्टडी बन के आ जाता है, एक बार सब लोग रीड कर लो। आप बताओ आपको समझ आता है कि नहीं? अच्छे से रीड करो। समझ आया? एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन करूँ कि समझ आ गया सबको? आ गया पक्का? इंपॉर्टेंट है, सेम ही चीज क्वेश्चन बन के आ जाती है। नेक्स्ट है स्पेशल डैमेजेस। ये भी जो एग्जांपल दी है सेम एग्जांपल ही केस स्टडी बन के आ जाती है।
ये मैंने क्लास में एक्सप्लेन कर दी है, आप अच्छे से एक बार घर जाके रीड करना। विंडिक्टिव या एग्जाम्पलरी डैमेजेस, नॉमिनल डैमेजेस, डैमेजेस फॉर डेटरेशन और प्री फिक्स्ड डैमेजेस। प्री फिक्स्ड डैमेजेस में पेनल्टी क्या होती है, लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होती हैं, उसे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। डिस्टिंक्शन में आप लोग लिखोगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब कल तक आप लोग अच्छे से ये पूरा चैप्टर रीड करके आओ, कल मैं इसके डाउट्स दूंगी और साथ ही हम एक नया चैप्टर करेंगे। ठीक है, कल भी ऐसे ही हम एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। स्पीड किसी को फास्ट तो नहीं लगी? ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट डिस्कशन करनी है, दो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी है। एक तो आपकी दिवाली ब्रेक है 31 से लेके 3 तक, तो मैंने सफिशिएंट ब्रेक दे दी है। 30th तक मुझे फुल अटेंडेंस चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पहले से ही कोई कुछ भी और प्लान कर रहे हो, मुझे पूरा फोकस पढ़ाई पे चाहिए अगर आपने पास होना। 31 अक्टूबर से 3 नवंबर आपका लीव है, उसके बाद 100% अटेंडेंस। ठीक बात। सेकंड, मुझे ऐसे पर्सनली लग रहा है कि हम लॉ तो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं पर हम प्रैक्टिस कम कर रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए हमारे पास क्लास में टाइम भी नहीं है। अगर हम क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा, तो हम कैसे करेंगे? चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप लोग अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। जैसे मैं अकाउंट्स में बोलती हूँ कि आपने सारे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन करके आने हैं, मैं आपको ऐसे ही टारगेट दूं कि आरएमएस की बुक के सारे क्वेश्चंस करके आने हैं, उसमें से लिख के आप लोग फिर मुझे खुद चेक करवाओ। बताओ ऐसे करोगे कि नहीं करोगे? क्योंकि ऐसे पढ़ने का ना कोई फायदा नहीं होगा। अभी आपको लॉ में मजा तो बहुत आ रहा है बट ऐसे लॉ में पास नहीं होते। लॉ में पहला स्टेप है सिर्फ लॉ को समझना, दूसरा स्टेप है याद करना, तीसरा स्टेप है केस स्टडी को एनालाइज करना। हमने ये तीनों स्टेप कर दिए। आई थिंक आप सब उस लेवल पे हो, अगर जो भी क्लासेस फिजिकली और मेंटली प्रेजेंट है क्लास में उसे समझ आ जाता है कि हुआ क्या, शायद उसे याद भी हो जाता है चार्ट्स के थ्रू, एंड वो केस स्टडी में बता भी देता है कि कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा या क्या कंक्लूजन होगा। बट जो लास्ट स्किल है दैट इज आंसर राइटिंग। अगर ये एक भी चीज मिसिंग है तो नंबर ही नहीं आएंगे। इन चारों में से एक भी कमी रह गई तुम में, नंबर नहीं आएंगे, पास नहीं होगे। और आंसर राइटिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, इस चीज की प्रैक्टिस कम हो रही है। तो अब मैं आप लोगों को 4th चैप्टर से ऐसे टारगेट देना शुरू करूं कि 3rd चैप्टर से? 4th से 3rd तक आप सबने किए हुए हैं आरएमएस की बुक के सारे क्वेश्चन। चाहे तो मैं 1st से भी देने शुरू कर सकती हूँ, हमारे पास सफिशिएंट टाइम है अगर हम आज से शुरू करें। 1st से ही करें तो आप लोग 1st चैप्टर के स्टडी मटेरियल और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस कल तक करके आओगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्टिंग का 1st यूनिट बताती हूँ उसे कैसे करना है, आराम से समझो, या मैं दोनों का कॉम्बिनेशन ही बनाती हूँ। हाँ बता रही हूँ, 1 मिनट बताती हूँ कि कैसे करना है। आप लोगों ने पहले हम सिर्फ स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के यूनिट 1 और 4 दोनों के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन करते हैं। रेदर देन मैं एक के स्टडी मटेरियल दूं, एक के प्रीवियस ईयर, 2 चैप्टर्स हम साइमल्टेनियसली रिवाइज करते हैं। ठीक है, यूनिट 1 और 4 के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन लिख के देखो। मैं अकाउंट्स में नहीं आप लोगों को बोलती कि आप टाइम वेस्ट करो, तो मैं लॉ में भी क्यों बोलूंगी? मैं चाहती हूँ कि प्रोडक्टिवली टाइम को यूज करो। आपने क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ के दिमाग में सोचना है कि मेरे अकॉर्डिंग इसमें लॉ में क्या चीजें मैं लिखूं। कि अगर मुझे ये एग्जाम में क्वेश्चन आता, जेन्युइनली रफ नोटबुक पे कीवर्ड्स लिखने हैं। जैसे आप अकाउंट्स के क्वेश्चन करते हैं ना हम लोग फास्ट, वैसे जेन्युइनली क्वेश्चन पढ़ के रफ नोटबुक पे कीवर्ड्स लिखने कि अगर मुझे एग्जाम में क्वेश्चन आता मैं कौन से कीवर्ड्स के ऊपर फोकस करता, कौन सा मैं सेक्शन लिखता, कौन सा केस स्टडी लिखता और क्या कंक्लूजन होता, ये चीजें लिखनी है। फिर आपने सजेस्टेड आंसर पढ़ना है कि क्या मेरी सोच और आईसीआई की सोच मिलती है। सिंपल काम है कि हमारी सोच और आईसीआई की सोच मिलनी चाहिए। जब हमारी वो सोच पूरी मिलने लग गई इसका मतलब प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई। एंड एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच चैप्टर आप लिख के देखो, जो आपको सबसे डिफिकल्ट लगे वो आप मेरे से चेक कराओ। कोई भी 2 क्वेश्चंस आप प्रॉपर लिख के देखो कि जैसे मेरे पेपर में ही ये क्वेश्चन आए और मेरे से चेक करो क्लास में। करेंगे कल से सब ये काम, ठीक है? पास होने के लिए बच्चे बहुत जरूरी है। तो मैं शायद दोबारा इस चीज का एफर्ट ना कर सकूं, आप लोगों ने खुद सेल्फ मोटिवेशन लेके आनी है और इस चीज का ध्यान रखना है। जैसे अकाउंट्स का काम करते हो, लॉ में हम लोगों का कल का टारगेट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के स्टडी मटेरियल के यूनिट 1 और 4 के क्वेश्चंस।
एंड ऑनलाइन अगर ऐसा कोई भी स्टूडेंट है जिसके पास अकाउंट्स या लॉ की बुक नहीं है आरएमएस की, तो प्लीज मुझे बताओ। नहीं बच्चे, रीजनेबल है। उसने ये थोड़ी बोला तुम जिंदगी भर किसी और के साथ मूवी नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक है। उसे ये लग रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में सेक्शन 27 अप्लाई हो जाएगा कि तुम किसी के ट्रेड, बिजनेस या प्रोफेशन के ऊपर तो रेस्ट्रिक्शन लगा ही नहीं सकते। अब नहीं, पर उसने रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाई है। उसने बोला ना 5 इयर्स तक नहीं करोगे, मैं तुम्हें अपनी गुडविल दे रहा हूँ, मैं तुम्हें अपने बिजनेस यशराज बैनर के अंदर लॉन्च कर रहा हूँ, तो मैं तुमसे ये चीज चाहता हूँ। ठीक है, वेरी वैलिड पॉइंट। मतलब बाद में आपने बोला ना कि बाद में उन्होंने फिर दे भी, जब उन्होंने इंजंक्शन का ऑर्डर लिया उसके बाद उनको मूवी दी भी, बट उसके बाद वो चीज इतनी पॉलिटिकल हो गई बॉलीवुड में। किसी और प्रोड्यूसर ने, अब अगर कोई यशराज से पंगे लेगा तो बाकी प्रोड्यूसर्स उसे सपोर्ट नहीं करेंगे और बाकी के प्रोड्यूसर्स ने उसे मूवी देनी बंद कर दी। दैट वाज द रीजन ऑफ हिज डिप्रेशन। इसलिए ये केस इतना हाईलाइट हुआ कि करण जौहर और उसके फ्रेंड्स जो भी थे वो प्रोड्यूसर से उसे मूवीज मिलनी ही बंद हो गई। ठीक है, कोई कंफ्यूजन डाउट हो गई किसी को? डन फॉर द डे। ठीक है, और एक और चीज, अब 31st to 3rd आप छुट्टी पे जाओगे तो क्लासेस तो लगेंगी नहीं, बट इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही नहीं पढ़ना, कि बुक्स को हमने तो हाथ भी नहीं लगाना है। दिन में 3-4 घंटे पढ़ना है। छुट्टी लेने से पहले ही आपने प्लान करके जाना है कि मैं 4 दिन के लिए क्या प्लान कर रहा हूँ ईच सब्जेक्ट के लिए, कि इसका मैं ये टॉपिक पूरा रिवाइज करके आऊंगा। ऐसे नहीं कि तुम अपने दिमाग को इतना रेस्ट दे दो कि बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे। 3-4 घंटे आप लोग इजिली निकाल पाओगे, चाहे सुबह उठते ही चाहे शाम को सोने से पहले, बट एटलीस्ट 3-4 आवर्स अपने जरूर। क्या चीज?